स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच में फिर से लेके आया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि हमारी डेली 12 क्वेश्चन की सिलेक्शन सीरीज आपके बीच में हर रोज लेके आ रहा हूं और जिसे आप लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं और आपका रिस्पॉन्स भी बढ़िया आ रहा है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको एक कागज पेन लेके बैठना है, जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं करना है और उसका स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर हमने 12 में से इतने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए थे। और जो भी है, और अगर आप 12 ही कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको उससे जुड़े भाई मतलब जुड़े हुए जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसको करना कैसे है ये भी मैं आपको सिखा ही रहा हूं। तो चलिए फिर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। एसएससी जीडी कांस्टेबल में आ चुका क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। यानी हमें मूलधन और साधारण ब्याज बताया है। मूलधन का पहले तो आप भिन्न को लिख लो, 2/5 है। क्या बताया है हमें? साधारण ब्याज और मूलधन के बारे में बताया है, यानी कि हमारे पास है मूलधन और है हमारे पास साधारण ब्याज। ठीक है ना, यही हमें दे रखा है। तो उसने बताया है मूलधन का, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। मूलधन का 2/5 है। किसका? मूलधन का। जिसका बोलते हैं नीचे वाली संख्या उसके पास लिखो, मूलधन का यानी 5 लिखना है मूलधन, और ये जो बता रहा है ब्याज वह है हमारा 2। तो साधारण ब्याज है 2 और मूलधन है 5। तो हमसे पूछता है दोस्तों दर। आप इसे कई तरीके से बता सकते हो। एक तो अपना वो तरीका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, उससे बता सकते हो। और ऐसे नहीं बताना है तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया है आप उससे बता सकते हो कि 2 रुपए आपको ब्याज मिला है, लेकिन ये ब्याज कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज जो है वह 2 है। ठीक, तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज क्या है? 1 वर्ष का ब्याज है 2/5। हुआ ना? तो दर होती है वार्षिक, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज चाहिए होता है। इसको मैं यहां लिख के बताता हूं आपको कि 1 वर्ष का ब्याज है 2/5। ब्याज मिलता किस पे है? मूलधन पे, और मूलधन है हमारा 5। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का। अब बस इसे आपको सोल्व करना आना चाहिए। तो हम कैसे सोल्व करते हैं? 2/5, 2/5 में भाग देना है, 5 से भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, और 5 की जगह आ जाएगा अपना 1/5। यानी जिससे आप भाग कराते हैं, जब भिन्न में आप भाग कराते हैं तो जिस संख्या से भाग कराते हैं उसका आपको व्युत्क्रम लिखना होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 है तो आपको लिखना है 1/5 और गुणा 100 ज्यों का त्यों आपको यहाँ पे लिख देना है। तो फिर 5 से जाएगा 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, 5 से जाएगा 4 बार, 5 के 20 और 4 दूनी 8% हमारी दर होगी। ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है, फिर आप और भी सोच सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय लिख के भी आप इसे करा सकते थे। यानी कि आप लिख सकते थे मूलधन आपके पास है, कितना है? मूलधन 5, दर आपसे पूछा है यानी आपको यहाँ पे आर बना देना है। टाइम आपको दे रखा है कितना है? 5 वर्ष। नीचे आता है 100 और बराबर में इससे निकल के आता है ब्याज, जो कि हमें दे रखा है कितना है? ब्याज 2 है। कटता है, काट लो, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 4 बार, 5 के 20। तो आर बराबर आपसे पूछा है, यहाँ पे आर बराबर पूछा है, 4 ऊपर जाएगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि 8% आपका आंसर है। जैसा चाहो वैसा आप इसे कर सकते हो। ठीक है ना? तो आंसर है 8%। चलिए 8400 रुपए को पी क्यू आर के बीच बांटना है। पी है, क्यू है और अपना आर है। किस अनुपात में बांटना है? 2:3। 2:3 नहीं है, ये है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एक किया था, जहां मैंने बताया था कि अनुपात तो ठीक है, अनुपात तो बांटना आता है, लेकिन यहाँ आ गई है भिन्न, और हम बांट लेते लेकिन हमें परेशानी जा रही है इस नीचे वाली संख्या से। तो हमें परेशान कर रहा है 3, तो जिससे आपको परेशानी हो रही है बस उसका गुणा आपको सब जगह करा देना है। तो आपके अनुपात बिल्कुल इजी हो जाएंगे, यानी 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा।
अनुपात की सबसे अच्छी बात है कि नीचे जो संख्या आपको परेशान कर रही है उसका गुणा आप सब जगह करा दो तो अनुपात भी नहीं बदलेंगे, यानी कि इनके आपस का जो रेशियो है वह बदलेगा नहीं, और बल्कि आपको नई संख्या और आसान संख्याएं मिल जाएंगी। तो यहाँ बचा है 2, यहाँ 3 तिया हो जाएगा 9, और यहाँ आ जाएगा अपना 1। 9 और 1 10 और 2 हो गया हमारा कितना 12। उनके हिसाब से कुल कितने रुपए बांटना है 8,400 रुपए। हमारे हिसाब से कुल कितने रुपए 12। गुणा चाहिए क्या, आर का हिस्सा बताइए, आर का हिस्सा है 1। 12 एकम 12 सत्ते 84, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 700 रुपए। ठीक है ना, तो आंसर है 700 रुपए। इस तरीके का एक और क्वेश्चन हमने किया था पिछली सीरीज में, आपको ध्यान ही होगा। ठीक है ना, चलिए। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% क्या है। तो दोस्तों पहले उसने उस संख्या का 20% निकाला है, फिर उसका 25% निकाला है, उसके बाद जो संख्या आई होगी वह है 250। फिर आपसे पूछी है उस संख्या का 35% क्या है। बहुत से लोग इसे x मानकर करेंगे, x का 20% का ये, तो करने दो, मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ। 20% का मतलब होता है 1/5, बोलो होता है ना। तो किसी संख्या का 20% निकाला है, यानी संख्या है 5, 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 में से 1। तो संख्या है 5 से 1। अधिक बोलता तो अधिक कर देते, कम बोलता तो कम कर देते, कुछ नहीं बोला, सिर्फ 20% मतलब 1/5, 5 में से 1 की बात हो रही। फिर उसी संख्या का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी संख्या अगर 4 है तो उसमें से 1 हिस्से की बात हो रही। और ये काम हुआ है बिल्कुल रेगुलर, पहले 20% फिर 25%। तो जब भी कोई क्रमागत वाला कोई क्वेश्चन आप देखें तो आपको इस तरीके से उनके अनुपात लिख लेने हैं और बिल्कुल सीधा सीधा गुणा करा देना है। 5 चौके 20, 1 एकम 1। क्या मतलब हुआ इसका, यानी संख्या थी 20, अब हो गई है 1। बात समझ रहे हैं ना, 20% और 25% करने के बाद 20 थी 1 हो गई। उनके हिसाब से संख्या कितनी हो गई है, तो उनके हिसाब से संख्या हो गई है हमारी 250, और हमारे हिसाब से संख्या हो गई है 1। चाहिए क्या, उस संख्या, यानी वह संख्या चाहिए है, तो ये आ गई वह संख्या 20। क्या किसी ने हमसे संख्या को पूछा है, नहीं पूछा है, तो बस कैलकुलेशन इतना ही छोड़ दो। 20% मतलब 1/5, 5 से 1। फिर उसके बाद 25% मतलब 1/4, 4 से 1। बिल्कुल सीधा सीधा गुणा करा दो, 5 चौके 20, 1 एकम 1, यानी संख्या 20 थी, ये सब करने के बाद हो गई है 1। उनके हिसाब से 250, हमारे हिसाब से 1 चाहिए क्या, उस संख्या, वह संख्या है 20। लेकिन किसी ने वह संख्या नहीं पूछी, बल्कि पूछा है उसका 35%, और इस 35% का मतलब होता है 7/20, यानी कि हमें चाहिए है 7/20 उस संख्या का। तो 20 से 20 कट जाएगा, 25 सत्ते होता है 175, शून्य का शून्य, यानी 1750 हमारा आंसर होगा। कोई x नहीं लिखना है, कोई y नहीं लिखना है, क्रमागत वाली प्रोसेस है, रेगुलर परिवर्तन हो रहा है, उस तरीके से करना है। गुणा नहीं कराना है, चीजों को तोड़ के ही रखना है, क्योंकि बाद में हमें काटना ही है, गुणा कराते फिर काटते, तो कोई संख्या नहीं निकालनी है। ठीक है ना, आंसर है 25 सत्ते 175, शून्य का शून्य, यानी 1750। अब कमेंट में बता दीजिए कि कैसा लगा आपको तरीका, और आपने एक नई चीज सीखी कि नहीं। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि 20% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कब आया था, जीडी 2024 में आया था। इसी टाइप का क्वेश्चन जीडी 2025 में भी आया था। तो भाई कई क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, यानी कि हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि लगभग 8-10 क्वेश्चन तो वही होंगे जो बार बार रिपीट होते आते हैं, और ये भी कहें कि हो सकता है कि 12 क्वेश्चन हो। तो भाई पढ़ना ही कम है, बस काम का पढ़ना है और आप सफल हो जाएंगे अपने एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक था। वस्तु का जो अंकित मूल्य है किससे, क्रय मूल्य से, तो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य है 100। क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 60%। तो 100 का 60% 60 होता है, यानी अब संख्या हो गई है 160, यानी कि अधिक है क्या, अंकित मूल्य, यही है हमारा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 60% अधिक। अब वह करता क्या है कि इस पर दे देता है 20% की छूट। छूट यानी बट्टा, बट्टा मान डिस्काउंट, आप डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य पर, मार्केट प्राइस पर।
अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पे पर्ची पे लिखा होता है ना कितने रुपए का है, फिर दुकानदार बोलता है नहीं आपको ठीक लगा देंगे, तो वो जिस पर कम करता है और जो पर्ची पे लिखा होता है मूल्य वह होता है अंकित मूल्य। बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, इस पर 20% की आपको छूट मिल गई। किसी भी संख्या का आपको 20% निकालना है, पहले 10% निकालो। 160 का 10% होगा 16, तो 20% हो जाएगा 32, यानी कि 160 से 32 रुपए कम हो गए, यानी कि अब रुपए बचे हैं 128, यानी फाइनली बेच दिया है 128 में। लाभ प्रतिशत पूछा है, 100 से 128 में बेचा है तो 28 अधिक में बेचा है, यही आपका प्रतिशत है 28%। कैसे सर, 100 पे जितने प्रतिशत अधिक होता है, 100 पे जितना अधिक होता है वही उसका प्रतिशत होता है। 28 अधिक है कितने से, 100 से। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दो 100 का, 100 से 100 कट गया, आंसर आ गया 28%। हमेशा के लिए याद रख लो, 100 से जितना अधिक होगा 100 से जितना कम होगा तो वही उसका प्रतिशत होगा। तो इतना काम आपको एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आपकी स्पीड डेवलप होगी। एक एक दो दो सेकंड बचाएंगे, यही तो आपका मतलब स्पीड को इम्प्रूव करेगा, ठीक है ना। अगर एक भी सेकंड बचा पाते हैं तो बचाइए। चलिए, एक बिलियन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों एडवांस के नाम पे अगर आपको कुछ आएगा एग्जाम में तो वह सबसे ज्यादा है मेंसुरेशन। 1 से 2 क्वेश्चन 2D और 3D अच्छे तरीके से पढ़ लो। समझ अगर नहीं आता है तो एक बार कमेंट में बताना, आप उसके लिए अच्छी क्लास लाने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। सर आता तो है लेकिन हम इसके सूत्र भूल जाते हैं, सभी की प्रॉब्लम है। तो भाई सूत्र याद करते क्यों हो, कोई ऐसा तरीका याद कर लो जिससे आपका काम चल जाए। भाई दूसरे ज्यादा याद कर रहे हैं, आप थोड़ा सा याद कर लो, और वो थोड़ा सा क्या है कौन बताएगा, मैं बताऊंगा आपको जब आप मुझे मौका देंगे कि हाँ सर हमें सिखा दो। थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है जब मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊं तो 1 घंटे की क्लास हो जाए। तो क्या आपके पास इतना धैर्य है कि आप 1 घंटे किसी की बात सुन पा रहे हैं? अगर है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगा कि आप कहेंगे हाँ सर हम सीख गए। बस थोड़े से धैर्य और साहस के साथ आना कि हम हमें एक नई चीज सीखना है। तो अभी बेलन की बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझा भी देता हूं कि बेलन होता क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं यही है बेलन, यही है बेलन। वक्र शब्द को पकड़ो, वक्र, वक्र का मतलब होता है घुमावदार, कर्व्ड। आपने कर्व्ड स्क्रीन चलाई है अभी मोबाइल में, आपकी कर्व्ड स्क्रीन होगी, क्यों है, क्या नाम है उसका, कर्व्ड। क्यों, क्योंकि वह देखो किनारे से घूमी, तो घूमी हुई आकृति को बोलते हैं वक्र। वक्र का मतलब होता है घूमी हुई, और घूमी हुई को ही बोलते हैं चारों तरफ, यानी कि परिमाप। वक्र मतलब चारों तरफ, वक्र मतलब घूमी हुई मतलब कहाँ, चारों तरफ। यानी कि आपको चाहिए है सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल। क्या चाहिए है, चारों तरफ का क्षेत्रफल। तो किसी भी आकृति का, बात सुनिए ध्यान से, किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ चाहिए है, वक्र पृष्ठ अगर चाहिए है तो तरीका एक ही है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। परिमाप जानते हैं, चारों तरफ का माप, चारों तरफ का माप, परिमाप। आधार का परिमाप और गुणित ऊंचाई, किसी भी आकृति का आपको चाहिए हो वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले चित्र ध्यान करो कि बेलन, बेलन कैसा होता है, बेलन ऐसा होता है। आधार का परिमाप, वक्र मतलब चारों तरफ, आधार का परिमाप, और आधार पर बना है वृत्त। तो आपको क्या वृत्त का परिमाप मालूम है, आप कहेंगे जी सर, नहीं किसी से दुश्मनी, नहीं किसी से प्यार। वृत्त की परिधि 2πr, परिधि मतलब परिमाप, यानी कि इसका परिमाप आपको मालूम है, आधार का परिमाप मालूम है, तो आधार पर बना है वृत्त, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr गुणा ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ये, इसको बोलते हैं h, तो बस h बन गया फार्मूला, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई 2πr/h। अब बस इस पर वैल्यू रखना है, 2 पाई का मान सारे संसार को मालूम है कि 22/7 होता है। r यानी त्रिज्या, त्रिज्या दी है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई, ऊंचाई है 14। काटा पीटी कर लो, 7 से जाएगा 10 बार, 22 दूनी हो गया अपना 44 गुणा 14
गुणा 10 कराना है। तो पहले 14 और 44 का गुणा करा लो। 14 चौके होता है 56, यहाँ आएगा 5, 14 चौके 56 और 5 हो गया हमारा 61 और शून्य का शून्य, यानी कि 61 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। याद नहीं करना है, पहले समझ लो, हमेशा याद रहेगा भाई, ठीक है ना। तो 6160 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, ठीक। चलिए 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक, इस शब्द को पकड़ना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। थोड़ा सा पढ़िए सवाल को अच्छे से, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए, मुझे पता है आपने स्किप किया होगा कि जल्दी से आप क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए लो, 9,000 रुपए को 80% प्रति वर्ष, दर दी है वार्षिक, दर दी है वार्षिक, यानी कि 12 माह की, 12 माह की दर है, वार्षिक मतलब 12 माह, एक वर्ष, एक वर्ष की दर है 80%, तो अर्धवार्षिक यानी आधे वर्ष की कितनी होगी, अर्धवार्षिक कितनी होगी भाई, अर्धवार्षिक होगी आधे साल की होगी 40। बोलो मानते हैं बात को। एक साल का 80%, 12 महीने का 80%, तो अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का 40% हुआ ना। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 6 महीने की 40%, कितने महीने का ब्याज। अब इससे होता क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, इससे यह होता है कि अब जो आपको ब्याज 80% प्रति वर्ष यानी हर वर्ष ब्याज देना था, अब प्लानिंग में चेंज है। उसने बोला है कि ब्याज हमें वर्ष में नहीं चाहिए, ब्याज चाहिए हमें अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने में हमें ब्याज चाहिए। तो आपको ब्याज कितने महीने का देना है, 12 महीने का। तो कितनी बार देने जाओगे, 6 महीने में 2 बार देने जाओगे, यानी कि 2 बार का कॉलम बनाना है। बात समझ रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी बार देना है, 2 बार। तो बस 2 बार हमें ब्याज देना है, क्योंकि उसने कहा है अर्धवार्षिक। तो 12 माह की 80%, अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह की, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह की 40%, 40% की भिन्न होती है 2/5, यानी 5 अगर आपका मूलधन है तो राशि 5 से 2 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, राशि हो जाएगी 7। कितने बार ब्याज देना है कितने बार ब्याज देना है, तो 12 महीने का ब्याज देना है, और हर 6 महीने में ब्याज देने जाओगे तो ब्याज देने जाओगे 2 बार। तो इस रेशियो को 2 बार लिख दो, 5 से राशि हो जाएगी 7 हो जाएगी। ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमागत वृद्धि है, चक्रवृद्धि ब्याज एक रेगुलर प्रोसेस है। क्रमागत वृद्धि, तो क्रमागत वृद्धि हम क्रम से लिख के सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि फिर से 5 से 7 2 बार देना है, बस 55 25 7 7 49, यानी 25 है मूलधन और मिश्र धन है 49। तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज मिल गया है 24। बस यही आपसे पूछा है। उनके हिसाब से मूलधन दे रखा है 9,000, हमारे हिसाब से मूलधन हो गया 25। चाहिए क्या, चाहिए है, देखो क्या चाहिए है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 24 की वैल्यू चाहिए। 25 से कम, 25 से जाएगा 25 तिया 75, बच गया 15, हो गया 150, 25 छक्के 150, शून्य का शून्य, इनका गुणा कराना है। 24 का शून्य बार पहाड़ा पड़ेंगे, 24 शून्य शून्य हो जाएगा, 24 छक्के होता है 144 का 4, यहाँ आएगा 14, 24 तिया 72, 72 और 14 हो गया हमारा 86, यानी कि 8,640 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा। कोई फार्मूला नहीं लगाना है, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्रमागत वृद्धि, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, काटा पीटी में थोड़ा पहाड़े वगैरह याद करिए, अच्छे से हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए आंसर है 8,640। 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मान के चलिए आपने 10 रुपए में 6 पेन खरीदे, और जब आपने बेचना स्टार्ट किया आपने 5 पेन बेचे और आपके 10 रुपए वापस आ गए, यही तो इसमें लिखा है। 6 पेन का क्रय मूल्य, अगर 10 रुपए के 6 पेन खरीदे हैं, तो जब आपने बेचना स्टार्ट किया तो 5 पेन बेचे, 5 पेन आपने बेचे और आपका मूल्य बराबर हो गया, तो आपको लाभ होगा हमेशा। कितना लाभ होगा, 1 पेन के बराबर।
तो जब आप मात्रा के आधार पर गणना करते हैं तो नीचे लिखना है बेची गई वस्तु यानी कि 5, 1/5 का मतलब होता है 20%। 20% लाभ होगा। सर ये समझ में नहीं आया है, हम भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो लिखा है वही लिख लो। 6 पेन का क्रय मूल्य यानी 6 का सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर है 5 का विक्रय मूल्य, 5 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। सीपी एसपी गुणा में है, साइड नीचे लाओगे, नीचे आएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 5, 6 को उस साइड ले जाओगे, 6 है गुणा में, पक्षांतर करोगे तो गुणा की संख्या पक्षांतर होके नीचे यानी भाग में जाती है। सीपी है 5, एसपी है 6, यानी 5 है क्रय मूल्य, 6 है विक्रय मूल्य, तो 5 की वस्तु 6 में बेची है, 1 का क्या हुआ है लाभ। अगर ये समझ में नहीं आया था कोई बात नहीं, 1 का लाभ हुआ कितने पे, लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत। अब आपने मूल्य बना लिया है, तो जब मूल्य के आधार पर गणना होती है हमेशा नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य यानी कि 5, और 1/5 का मतलब 20%। नहीं मालूम है तो बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 5 एकम 5 दूनी 10, शून्य का शून्य, देखो 20% लाभ। तो कैसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको 2 तरीके इसके बताए। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले की सीरीज में भी बताया था। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। याद कर लो, इसको आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आएगा 101%। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या फिर संख्याओं का गुणनफल, बात तो एक ही है, गुणनफल। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि सीधी सी बात यह है कि आप जिन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उन दो संख्याओं का गुणनफल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है बराबर। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है यानी कि 720 हमें मालूम है, यह बराबर है किसके, उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है कितना 4, तो पूछा क्या है एलसीएम, तो भाई बता देंगे एलसीएम चाहिए है, एलसीएम बराबर 720 और 4 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे नीचे जाएगा, और जिसको मालूम है यहीं से उड़ा देना, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32, शून्य का शून्य, आंसर हो जाएगा 180, ऑप्शन नंबर ए, एलसीएम है 180। तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जीडी में नहीं, किसी भी एग्जाम में चले जाओ मिलेगा ही, कोई भी एग्जाम नहीं होता भारत का, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है, भगवान करे उसी शिफ्ट में हो जिसमें ये क्वेश्चन आए, क्योंकि अब आपने इसे सीख लिया है। चलिए, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो है प्रतिशत का है, आयतन शब्द देख के आपको सीधा मेंसुरेशन में जंप नहीं करना है। देखा आयतन, अरे हमसे नहीं होगा, मेंसुरेशन आ रही है, एडवांस आ रही है, एडवांस, अरे भाई कहाँ एडवांस, देखो। तो बस आपको थोड़ी सी जानकारी ये होनी चाहिए कि आयतन जो होता है, आयतन लिखते हैं हम घन मीटर में, क्योंकि आयतन में गुणा होता है 3 भुजाओं का, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, 3 बार गुणा होता है उसमें। और जब आप गोले का आयतन भी निकालेंगे, जिनको फॉर्मूला याद होगा, वहां आप आर का क्यूब करते हैं। तो ये कुछ भी नहीं करना है, आयतन शब्द जब भी बोले क्या करना है, 50% है, 50% की भिन्न होती है 1/2, क्या हो रही है वृद्धि, यानी 2 से हो गई है 3, तो बस आपको लिखना है कि आयतन 2 से हो गया है 3, 2 से 3, 2 से 3, आयतन बोले तो 3 बार लिखना है, क्षेत्रफल बोले तो 2 बार लिखना है, ठीक है ना। और बस क्रमागत वृद्धि है, ये भी सीधा गुणा करा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का घन लिखेंगे, यहाँ आएगा अपना 27, यानी 8 से हो गई है 27, यानी वृद्धि हो गई है 19 की। तो 19 की वृद्धि हुई है कितने से, 8 से, बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। सर यहाँ तो काटा पीटी बहुत हो जाएगी,
तो अगर आपको भिन्न याद है तो नहीं होगी। 8 किस फ्रैक्शन में देखा है आपने? तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% का 19 गुना है। अगर इस 19 को हटा दें और मैं आपसे पूछूं 1/8 गुणा 100 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर होता है 12.5%। बोलो होता है ना। तो 1.8 का मतलब होता है 1.8 का मतलब होता है 12.5%। तो 19/8 का इसका 19 गुना है, यानी शुद्ध आपको 19 गुना करना है। 1/8 मतलब 12% गुणा 19, ठीक है ना। तो सीधा 19 से गुणा करा देते, 19 पंचे होता है 95, यहाँ आएगा अपना 9। 19 दूनी 38, 38 और 9 हो गया 47 का 7, यहाँ आएगा 4। 19 एकम 19 और 4 हो गया अपना 23 और एक अंक बाद दशमलव है, यानी 237.5 कहाँ है भाई? ये रहा ऑप्शन नंबर बी। याद करना है भाई, 1/8 मतलब 12.5%। तो 1/8 का मतलब 12.5% और सीधा गुणा करा दो 19। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ 19/8 नहीं होता और इतना लिखा होता 1/8 गुणा 100, तो हम देख के बता देते कि 1/8 गुणा 100 का मतलब, इसका मतलब क्या होता है 12.5, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है गुणा 19, वही मैंने किया 237.5। ठीक है ना। चलिए x का 45% y के 15% के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। x का 45% बराबर है y के, का और के का मतलब गुणा होता है गणित में, 15%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 एकम 15, 15 तीन 45, x अनुपात y चाहिए, तो अनुपात बनाने के लिए फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है, यानी भिन्न में यानी बटे में। तो x बाय यहाँ गुणा में है, इस साइड आएगा तो देखो नीचे आएगा, बराबर सामने बचा है देखो एक, 3 को उस साइड फेंकोगे तो 3 का हो रहा है गुणा, पक्षांतर में जाएगा तो भाग में आएगा यानी नीचे। तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3। आपसे पूछा है x अनुपात y, तो x बटे y का मतलब ही x अनुपात y होता है, यानी यहाँ आएगा अपना 1, यहाँ आ जाएगा अपना 3। आंसर होने वाला है 1:3। x अनुपात y पूछा है तो पहले x का मान ही बताना, यानी 1, y पूछा है तो बाद में y है तो बाद में y का मान बताना। ठीक है ना, इस चीज का हमेशा याद रखना। अगर पूछता y अनुपात x तो पहले y की वैल्यू लिखते यानी कि 3 और x की वैल्यू लिखते 1, लेकिन नहीं पूछा है तो जो पूछा है वो बता दो। ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम को करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। रेवती अकेले काम को करती है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा है। तो है तो कार्य समय का क्वेश्चन, सर हम कर लेते, लेकिन आपकी ये जो संख्या है यहाँ पे हमें कर रही है परेशान, 128/17। तो क्या करना है, कार्य समय का क्वेश्चन हमने किया है, जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। स्वप्निल जो है कार्य को कर रहा है 16 दिनों में, लेकिन अगर स्वप्निल और रेवती साथ में काम करने आते हैं तो काम होता है 128/17 में। तो भाई हम कर तो लेते, अगर ये हमारे पास भिन्न नहीं होती तो कभी भी यहाँ भिन्न आ जाए, आ जाने तो बस आपको लिख लेना है इस तरीके से। अब करना क्या है, तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या है आपको मतलब सिर्फ उसी से रखना है, यानी आपको एलसीएम लेना है 16 का और 128 का। नीचे वाली संख्या से कोई परेशानी है नहीं, आने दो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। 16 और 128 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 128। 16 से भाग कराएंगे क्योंकि हमें तो निकालना है कार्य क्षमता। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य। तो 16 से जाएगा 8 बार, 16 अट्ठे 128। अब आपको कराना क्या है, ध्यान से सुनना, इस 128 से इसमें भाग करा दो। 128 एकम 128 कितने बार गया है, एक बार। जितने बार गया है उसका गुणा करा देना 17 में, नीचे वाली संख्या में 1 का गुणा 17 में कराएंगे, यहाँ आएगा 17। बात समझे ना। तो अगर भिन्न आ जाती है तो इस तरीके, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई सिंपल है, आपने 128 में 16 से भाग कराया ना, तो 16 अट्ठे, तो बस वही 128 में आप भाग करा रहे हो 128/17 से। तो भाग मैंने आपको सिखाया है 128। जब भी भिन्न से भाग कराते हैं क्या टेक्निक है, भाग
भाग बनता नहीं, बनता है गुणा, और 128/17 से 17/128। देखो इससे ये कट गया है, 17 एका 17। तो अब वहां ऐसे थोड़ी करना है, अभी हम सीख गए ना, 28 एकम 28 और 1 गुणा 17 17। तो बस सिंपल था क्वेश्चन। स्वप्निल और रेवती की कार्य क्षमता है 17। कितनी है इनकी कार्य क्षमता है 17, जबकि स्वप्निल की है 8। तो इसमें से अगर हम स्वप्निल की कार्य क्षमता निकाल देंगे बचता है 9, और यह किसकी कार्य क्षमता है, रेवती की। रेवती पूरा काम कितने में करेगी, 128 यूनिट काम है, किससे कराना है, रेवती से, यानी उसकी कार्य क्षमता है 9, तो 9 से भाग करा दो। अधूरा ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, 128/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है, तो दूसरी रेलगाड़ी की आपसे गति पूछ ली है। तो देखो पहले तो उसने बताया है, पहले तो आप एक एक कॉन्सेप्ट समझो कि रेलगाड़ी ने किया है रेलगाड़ी को पार, और जब रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर चलेगी, चाहे वह समान दिशा में जाए चाहे वह विपरीत दिशा में जाए। रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो उनकी लंबाई आपस में जुड़ेंगी। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई है 384 मीटर, समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी है, मतलब 384 की एक और है, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 4 8, जोड़ना है जोड़ लो, नहीं तो 384 गुणा 2 लिखते हैं, 4 और 4 8, 8 और 8 हो गया हमारा 16, 3 3 6 और 1 7, यानी कि 768 मीटर जाना ही है। ठीक, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है ना, यानी कि यहां इसकी हमें मिल जाएगी चाल, यहां हमें इसकी मिल जाएगी चाल। 384 मीटर जाते हैं कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। कैसे मालूम चल गया सर, 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को पार कर रही है तो चलेगी खुद की लंबाई के बराबर, यानी 12 सेकंड में चली है 384 मीटर, तो 1 सेकंड में चलेगी 384/12। काट दो, 12 तिया 36, बच गया 2, हो गया 24, 12 दूनी 24, चाल आ गई 32 मीटर प्रति सेकंड। और यहां उसने हमें बताया है कि 12 सेकंड में पार कर गए, कौन, दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है, यानी 12 सेकंड में पार किया है, 12 सेकंड में पार किया है 768 मीटर, क्योंकि रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर चलती है, और दोनों की लंबाई कितनी है 384, और दूसरी की भी समान थी, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो 1 सेकंड में कितना 768 मीटर जाते हैं 12 सेकंड में, तो 1 सेकंड में बटे 12, 12 से काटेंगे इसको, 12 6 72, बच गया 4, हो गया 48, और 12 चौके 48, यानी कि दोनों की चाल मिला के है 32 मीटर प्रति सेकंड। सर दोनों की क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में जब रेलगाड़ी चलती है तो पहले तो उनकी चालें जुड़ी होंगी, और जुड़ी हुई चाल से उन्होंने किया है एक दूसरे को पार, यानी जुड़ी हुई चाल है 64 मीटर प्रति सेकंड। ये दो ट्रेन की है, दोनों ट्रेनों की चाल है 64 मीटर प्रति सेकंड, जबकि पहले वाली की चाल थी 32 मीटर, 32 मीटर प्रति सेकंड। इसमें से हमने पहली ट्रेन की चाल घटा दी, बच गया हमारे पास 32 मीटर प्रति सेकंड, दूसरे की चाल है 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है बिना एक्स और वाई के। ठीक है ना, तो इतने ही क्वेश्चन थे, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इतने ही क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, जो आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को जरूर आपको आज मिला होगा। तो चलिए फिर इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और थोड़ा बहुत अपने सर का भी सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों तक, अपने भाई बहनों तक चैनल को पहुंचाइए, ताकि जितने जल्दी हो सके हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। तो ठीक है ना, बाकी आप पहले बढ़िया मन लगा के पढ़िए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने हमें बिल्कुल ठीक पढ़ाया है, तो बस आप चाहें तो गुरु दक्षिणा के तौर पे चैनल को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।